हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड मैं अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम मूवी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ क्योंकि ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी स्टोरी आपके साथ भी शेयर करूँ मैं। एंड इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि इसमें हमारी जो फीमेल लीड है जो काफ़ी रिच होती है, अचानक से एक दिन उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक पुअर बॉडी में पाती है। तो अपनी आज की वीडियो को इस वक्त स्टार्ट करते हैं। Like a Hellcat. तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड यॉनवो के बचपन से दिखाया जाता है, जहां उसके फादर होते हैं नेवी के अफसर। वो जा रहे होते हैं अपने किसी मिशन पे जहां वो और उसकी मॉम उन्हें सी ऑफ करते हैं। देन उसके फादर वहां से कभी वापस नहीं आते और सिवाय उनके न्यूज़ के कि वो डेड हो चुके हैं। यहाँ उनकी मदर की हालत ख़राब हो चुकी क्योंकि वो उनके फादर को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। कुछ समय बाद इस सदमे के साथ ही उसकी मदर की भी डेथ हो जाती है, जहाँ यॉनवो अपने मन में ठान लेती है कि प्यार मोहब्बत इन दुनिया में कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ अपने ऊपर ही जीना चाहिए। अब वो मन में ये ठान लेती है कि वो अपनी मम्मी की तरह पुअर लाइफ नहीं जिएगी, वो बहुत अमीर बन के दिखाएगी। जहाँ हमें काफ़ी सालों बाद का सीन देखा जाता है सियोल का, जहाँ पे हमारी यॉनवो एक बहुत बड़ी मतलब जानी मानी एक लॉयर, बहुत अमीर लॉयर बन चुकी होती है, जिसके पास कॉल आता है एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का, जहाँ पे उनके बेटे का रेप स्कैंडल चल रहा होता है। वो उनका केस टेक ओवर करती है और चाहती है विक्टिम्स की फैमिली से मिलने, और वो उन्हें कहते हैं कि हमें आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, पर अगर आप ये केस फाइल करते हैं तो आपकी बेटी की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक होगी और आपके बेटे को उससे दिक्कत पड़ेगी। और रही बात लड़के की, ये तो उसके फादर काफ़ी अमीर है, वो इसे अब्रॉड भेज देंगे। अब्रॉड में तो कोई इसके केस के बारे में जानता नहीं है, एंड साथ ही कुछ समय बाद कोरिया में भी लोग ये सब भूल जाएंगे। बचेगी आपकी बेटी की ज़िंदगी, क्योंकि आपकी बेटी को पढ़ाई भी कोरिया में करनी है, जॉब भी कोरिया में करनी है, साथ ही अपनी शादी भी कोरिया में करनी है। ये केस बाहर आने के बाद उसकी आइडेंटिटी रिलीव हो जाएगी, तो उससे शादी कौन ही करेगा। यहाँ उसकी मदर गुस्सा करती है और कहते हैं कि तुमने मुझे समझ कर रखा, भले ही हम गरीब हैं लेकिन हमारे भी रिस्पेक्ट है। पर उसकी बेटी से रोकती है और कहती है कि मम्मी इन सबको छोड़ो, हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। जहाँ वो कहती है ये हुई ना थोड़ी दिमागदारी वाली बात। अब उसके इस तरीके से केस हैंडल करने से सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पे यॉनवो बॉक्सिंग कर रही होती है और हमें उसके बैकग्राउंड से पता लगता है कि वो लड़कों को काफ़ी हेट करती है, वो ज़िंदगी में कभी भी शादी नहीं करना चाहती और उसकी एज 39 है। पॉइंट टू बी नोटेड, उसकी एज आपको याद रखनी जो कि है 39। एंड यहाँ वो आती है प्रेसिडेंट से मिलने, जहाँ कि वो उसे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से मेरे बेटे का केस संभाला है, पर मैं तुम्हें और कुछ देना चाहता हूँ। यहाँ वो कहते हैं कि एक कॉलोनी है जिसे खाली करवा के मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, पर उसे खाली करवाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है 5 साल का, पर मैं चाहता हूँ ये जल्दी ही हो जाए। जिसके बदले में वो यॉनवो को एक वीवीआईपी कार्ड देते हैं, काफ़ी सारे पैसे देते हैं, साथ ही BMW देते हैं, जिसे बड़े आराम से यॉनवो एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। नेक्स्ट डे यॉनवो अपने बहुत बड़े लग्जूरियस अपार्टमेंट में होती है और वो अपनी BMW के साथ अपनी मम्मी पापा की फ्यूनरल पे जाती है एंड अपनी मदर की फ्यूनरल पे कहती है उनके कि मैंने देखा, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी जैसी गरीब लाइफ नहीं जीऊँगी, मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करके रहूँगी, और ये रही मेरी लाइफ। रात में वो आते हुए कार ड्राइव कर रही, तो जहाँ उसका एक्सीडेंट होते बचता है, पर अपने आप को बचाने के चक्कर में गलती से उसकी कार गिर जाती है पानी में, एंड वहीं उसका सुहा अभी सुहा नहीं हुआ है। देन उसकी आँख खुलती है हेवन के हेड क्वार्टर में, जहाँ पे वो लोग सारे सोल को हेवन और हेल में भेज रहे होते हैं। यहाँ वो देखते हैं काफ़ी सारे लोग एक लेडी से बात कर रहे होते हैं जो कि एक रिसेप्शनिस्ट होती है। वो उसके पास जाते हैं और अपना नाम बताते हैं कि भाई मेरे साथ हुआ क्या एक्चुअल में। यहाँ उसकी रिपोर्ट देखने के बाद उस लेडी के तो मानो चेहरे पे पसीना आ जाता है। वो अंदर चीफ के पास जाती है। यहाँ चीफ ऑलरेडी एक एजेंट को डांट रहे होते हैं कि उन्होंने वक्त से पहले किसी आत्मा को उठा लिया और जिसको उठाना था उसे दुनिया में छोड़ दिया। वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांट रहे होते हैं। अब जब उनके पास यॉनवो का केस आता है तो वो और गुस्सा करते हैं, क्योंकि जहाँ पे उन्हें उठाना था कि एक 70 साल की लेडी को, और उन्होंने उठा लिया यॉनवो को, तो वो काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं उसके ऊपर। वो यॉनवो को बुलाते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि उनका एक केस है जहाँ पे इससे पहले जो एक औरत को उनके एजेंट ने उठाया वक्त मरने से पहले, उसकी अभी 1 महीने की ज़िंदगी बची है जो कि यॉनवो के आसपास की है। वो यॉनवो से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में वापस जाना है तो आपको किसी और औरत की लाइफ में 1 मंथ स्पेंड करना होगा इन ऑर्डर टू, कि आपको अपनी लाइफ में जाने के लिए। जहाँ यॉनवो मान जाती है कि ठीक है 1 महीने की तो बात है, मैं ये सब कर लूँगी।
यहाँ यौन वो अर्थ की तरफ जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट डे उसकी आँख खुलती है एक बॉडी में, वो अपने आप को एक बहुत पुअर घर में पाते हैं जहाँ उसके बाल, उसके कपड़े, वो सब कुछ अजीब होता है। वो ये सब देख के फ़ौरन चिल्लाते हैं, सब क्या हुआ कि अचानक उसके रूम में एक आदमी आता है, जिसे देख के वो डर जाती है और आदमी भी डर जाता है। वो पूछती है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि भाई तुम मुझे भूल गए, और हंसते में चला जाता है। जहाँ उसे फ़ोटो देख के पता लगता है कि वो आदमी कोई और नहीं, यौन वो का हस्बैंड यानी कि इस लेडी का हस्बैंड होता है। यौन वो बाहर आकर देखती है, उसे पता लगता है इस लेडी के 2 बच्चे भी हैं, एक छोटा तो एक बड़ा। यार छोटा बच्चा उसके पास भागते भागते मम्मी गोदी में लो, मम्मी गोदी में लो, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि यार किस झमेले में मैं आके फंस चुकी हूँ। यहाँ ये सब लोग यौन वो सिर्फ ब्रेकफास्ट मांग रहे होते हैं कि मुझे खाना दो, खाना दो, खाना दो। जिनके जब बातों से यौन वो परेशान हो गए, अपने बाल नोचने लगती है कि मैं इन्हें खाना कहाँ से दूँ। यहाँ वो बाहर आकर चिल्लाती है कि मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों करना था तुम्हें, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ उसे उस लेडी का आईडी कार्ड मिलता है जिसपे उसका नाम होता है कैंग, तो उस लेडी का नाम होता है कैंग, तो अब से हम इसे कैंग ही बुलाएंगे। यहाँ पे कैंग के पास आती है उसकी लैंड ओनर, जिसे देख के उसकी थोड़ी बहुत उससे बहस हो जाती है, क्योंकि वो तो उसे जानती नहीं है ना। वो कहती है आप कौन? पर वो कहती है कि तुम मुझे भूल गई, अच्छा अभी किराए से निकालूंगी ना तब अकल आएगी। यहाँ वो अब जाती है अपने बेटे को छोड़ने स्कूल के लिए, जहाँ पर उसे बहुत ही अजीब व गरीब अपनी पड़ोसन मिलती हैं। यहाँ फाइनली बस आती है और अपने बेटे को सी ऑफ करने के बाद वो घर जाने लगती है कि उसे उसके पड़ोसन पकड़ लेते हैं और उसे पार्ट टाइम जॉब पे ले जाते हैं। यहाँ वो पूछते हैं कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, तो वो कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करनी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, तुम अब ऐसा कर रही हो। यहाँ वो कहती है चलो ठीक है मैं अब घर जाती हूँ, पर घर जाने के बजाय वो उसे पकड़ के कॉफ़ी पिलाने ले जाती है कि अब तो हमने एक्स्ट्रा कमाई कर लिया, हम कॉफ़ी पी ही सकते हैं। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि ये लोग डम्पलिंग्स खाओ, बहुत टेस्टी, सिर्फ 3 दिन एक्सपायर है, एक्सपायर हुए बस 3 दिन हुए हैं तो हम इसे खा सकते हैं। जिनका ये सब बिहेवियर देखते तो आप समझ सकते हैं कहाँ इतने बड़े आलीशान महल में रहने वाली यौनवो ये सब चीज़ कैसे रहेगी। आई गेस कि हमें प्रोटैगनिस्ट को कैंग की जगह यौनवो ही कहना चाहिए। तो यहाँ बातों बातों में से पता लगता है कि यौनवो की शादी मतलब उस लेडी की कैंग की शादी 18 साल में हो गई थी, जब वो 18 साल की थी। साथ ही उसने बहुत जल्दी ही बेबी कर लिए थे। यहाँ पता लगता है कि उस लेडी की एज होती 34, जो कि यौनवो से कम ही होती है, क्योंकि यौनवो की 39 होती है और उसकी 34 होती है। यहाँ पर उसको मिलते हैं हेवन के चीफ, वो उसे कहते हैं कि तुमने मुझे कैसी जगह ला के छोड़ दिया। वो कहते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ में वापस जाना है तो तुम्हें ये सब इसकी लाइफ को 1 महीना तो झेलना पड़ेगा ही, और इसकी लाइफ को काफ़ी अच्छे से तुम्हें इन्जॉय तो नहीं, कम से कम इसकी लाइफ को बैलेंस तो करके तुम्हें रखना ही है। यहाँ वो घर आकर ठान लेती कि हाँ उसे अब ये लाइफ जीनी पड़ेगी। वो घर में देखती है कोई कपड़े वपड़े नहीं, क्योंकि वो तो बहुत फैशनेबल लेडी होती है ना। यहाँ वो कैंग का क्रेडिट कार्ड लेके जाती है सुपरमार्केट और वहाँ पे काफ़ी सारा महंगा सामान खरीदती है, पर जब बारी आते पेमेंट की तो पता लगता है उसके कार्ड में उन्होंने पैसे नहीं जितना उसे पेमेंट करनी है, तो बेचारी को बिना पेमेंट करे घर आना पड़ता है। यहाँ कैंग को यहाँ पे मतलब हमारी यौनवो को कॉल आता है उसके पड़ोसन की तरफ से कि तुम्हारा बेटा वापस आ चुका है, अपने बेटे को ले लो। यहाँ वो अपने बेटे को लेना ही भूल चुकी होती है कि उसका कोई बेटा भी है। वो आती है और अपने बेबी को साथ में लेके जाती है। कैंग के बेटे का नाम होता है हारू और उसकी डॉटर का नाम होता है हनुअल। तो हारू इतने क्यूट तरीके से मदद कर रहा होता है कि मम्मी आप मुझे भूल गई थी स्कूल से लेना। यहाँ ये लोग घर जा रहे होता है जहाँ इन्हें इनकी मिलती है लैंडलॉर्ड, जो कि इनके पास आती है और यौनवो के कपड़ों का मजाक बनाने लगती है, जिस देख के यौनवो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ हनुअल और कैंग का हस्बैंड हुआन घर पे आते हैं, जहाँ पर दोनों की केमिस्ट्री देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि बाप बेटे में कितनी अच्छी बनती है। यहाँ पे हमारी यौनवो ने काफ़ी सारा महंगा खाना बना रखा होता है, पर वो भी उसने सही से पकाया नहीं होता। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो अब आपके आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। यहाँ फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ को देखते हैं रूम के अंदर। यहाँ दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो कैंग का हस्बैंड उस यौनवो से कहता है कि हमारे ना एक मीटिंग होने वाली है ऑफिस की, और जहाँ पता लगता है कि उसका हस्बैंड एक सिविल सर्वेंट है। तो वो कहता है कि क्या बच्चे सो गए? तो वो कहती है हाँ बच्चे तो सो गए। तो वो अपने कपड़े उतारने लगता है। वो कहती है तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? तो कहता है बच्चे सो गए ना तो वक्त हो गया ना हमारा। वो कहती क्या मतलब वक्त हो गया? जिसके बाद उसे कहता है अरे करो ना, करते हैं ना। लेकिन जिसके बाद तो वो अपने हस्बैंड को अपने कराटे स्किल से क्या मज़ा चखाती है, तो बाद उसका हस्बैंड नहीं जानता है इसका मतलब क्या होता है, आई मीन उसका स्वाद क्या होगा। यहाँ वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुमने क्या समझाए, तुमने एक 18 साल की लड़की से शादी किया, उसे 2 बच्चे पैदा करने में मजबूर किया। तुम्हें पता है कानून क्या कहता है? तुम्हें मैं 6 महीने की जेल में डाल सकती हूँ, समझे, और तुमसे मैं कंपनसेशन भी ले सकती हूँ काफ़ी सारा। एंड उसे काफ़ी सुनाने के बाद कहती है कि ठीक है मैं अलग जाके सो रही हूँ।
नेक्स्ट डे वन ये सब अपने फ्रेंड को बताता है। उसका फ्रेंड कहता है भाई अगर ये चीज़ हो रही है तेरी वाइफ के साथ तो मीन्स तेरी वाइफ का या तो किसी का चक्कर चल रहा है या तो वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तो तुम एक काम करो, उसे अपना एक डिवोर्स पेपर दे देना। अगर उसने एकदम से खुशी खुशी वो पेपर ले लिए मीन्स वो किसी का उसके साथ अफेयर चल रहा है, पर अगर वो नहीं लेती मीन्स वो तुमसे ही नाराज़ है। अब नेक्स्ट डे वो अपनी अजीबोगरीब पड़ोसी के साथ बैठी होती है, जिनके बाद उससे पता लगता है कि जो चेयरमैन ने उसे केस दिया था जल्दी कॉलोनी खाली करवाने का, वही चीज़ उनका काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ वो उस केस की डिटेल लेने के लिए जाती है अपने घर एंड फाइनली वो अपने बड़े से लग्जरियस अपार्टमेंट में घुस जाती है, जहाँ पर उसे कैंग की फ़ोटो मिलती है, यानी कि वान की वाइफ की। अब वो देखी कहती है तो काफ़ी प्रेटी है। अब यहाँ पे उसे फाइनली अपना वीवीआईपी कार्ड मिलता है, जिसे लेके वो काफ़ी काफ़ी सारा सामान खरीद सकती है। वो उस कार्ड को लेके काफ़ी बहुत अमीर सी शॉप पे जाती है, काफ़ी महंगी शॉप पे, और काफ़ी सारा सामान बहुत महंगा खरीदती है। एंड कैशियर को उसके ऊपर थोड़ा डाउट होता है पर वो कुछ करती नहीं है। नेक्स्ट डे हम हैनिवल को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ उसका क्रश उससे बातें करता है और उससे फ्रेंडशिप करने के लिए कहता है। अब भाई अब कौन ही अपने क्रश को मना करेगा अपनी से फ्रेंडशिप करने के लिए, तो वो भी हाँ कह देती है उससे खुशी खुशी। यहाँ हारू ये सब बातें अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है, तो उसके फ्रेंड कहता है हमारी मम्मी भी ऐसा करती है, तो एक काम करो उन्हें ना ये वाली मेडिसिन देना। एंड वो उसे कोई मेडिसिन का नाम बताते हैं। यहाँ वो जाके बड़ा क्यूट सा फेस बना के मेडिकल शॉप पे कहता है मुझे ये वाली दवाई दे दो, तो बहुत क्यूट सी दीदी उसे दवाई दे देती हैं। और उससे कहते हैं कि अपनी मॉम को दवाई का नाम मत बताना, उन्हें बस कहना कि विटामिन है। तो वो कहता है ठीक है मैं उन्हें विटामिन कह के खिला दूँगा। अब जैसा कि हारू ने तय किया था, अब उसी दवाई को एज अ मेडिसिन बोल के यानवो खिला रहा था, जो कि काफ़ी खट्टी होती हैं। यहाँ पे आता है हमारा वन घर पे काफ़ी गुस्से में और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ वो कहती है जल्दी बताओ, मुझे खाना भी बनाना है। तो उससे कहता है कि माना कि मैंने एक 18 साल की लड़की से शादी की थी, पर वो तुम ही थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मेरे आगे पीछे घूमते रहती थी और मुझे परेशान कर देती थी। तो मुझे करना पड़ा यार, तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और तुम ही वो थे जिसने मुझे बहलाया फुसलाया और जिसके बाद हमने वो काम कर लिया, जिसके बाद हमें शादी करनी ही पड़ गई। इसमें सारी गलती मेरी थोड़ी है यार, थोड़ी तुम्हारी भी है, तो तुम मुझे क्यों ब्लेम करी हो इतना ज़्यादा। यहाँ वो कहती है ओह अच्छा, तो कैंग ने तुम्हें मोलेस्ट्रेट किया था, आई एम सॉरी। जिसके बाद गुस्से में आके उसे डिवोर्स पेपर देके कहता है ये रहो डिवोर्स पेपर, जैसे वो ऑफकोर्स खुशी खुशी ले लेती क्योंकि उसे तो ये लाइफ जीनी नहीं होती। वो कहती लाओ दो, पर वो कहता है मेरे अपने मन में कहता है प्लीज़ मत लो ना, पर वो उससे छीन ही लेती है। वो कहती है फाइनली मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। यहाँ उसका हस्बैंड बाहर आता और कहता है तुमने इतनी महंगी चीज़ें क्यों खरीद ली। तो वो कहती है कि मैं मेरे पैसे, क्योंकि ऑफकोर्स उसने अपने वीवीआईपी कार्ड से खरीदे होते हैं। यहाँ उनके घर आती है पुलिस और वो लोग होते हैं नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में, जहाँ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा होता है कि उसने बहुत मशहूर लॉयर कैंग का वीवीआईपी कार्ड चुराया एंड साथ ही उसे जो है सामान भी खरीदा है। अब यहाँ पर वो कहती है मैंने कैसे समझाऊँ कि वो मेरा ही कार्ड है। इससे पहले वो उन्हें कुछ कहती कि उसका हस्बैंड खड़ा होता है वन और कहता है कि और उन्हें काफ़ी सारे लॉ वगैरह सुना के उन्हें पका रहा था और कहता है कि इतनी इस लॉ में ये है, इस लॉ में वो है, मैं तुम्हें जेल करवा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ फलाना ढिमकाना, जिसकी ये सब बातों से पुलिस वाले डर जाते हैं। एंड वो उसे कहता है कि वैसे भी मैं और जो लॉयर जो कैंग है हम लोग साथ में स्कूल गए हैं, जहाँ पे जब वो रिपोर्ट निकलवाते हैं स्कूल के तो पता लगता है कि वो लोगों ने साथ में ही पढ़ाई की है, हमारी यानवो ने और यहाँ की और ये वन ने भी। अब जी वो कहता है ठीक है सर आप लोग जा सकते हो। तो वो कहता है कि जाने से पहले माफ़ी मांगो। अब वो वाज लाइक हम क्यों माफ़ी मांगे, भाई हम पुलिस हैं। तो वो कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को बुरा भला बोला, क्योंकि उन्होंने यानवो को बोला होता है मतलब बहुत ऐसा बोला होता है कि आंटी हो ये फलाने का ना। तो उसने कहता है कि मेरी वाइफ को कोई आंटी बोले मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं। अब पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद वो उससे पूछता है यानवो से कि तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। वो कहता है अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो कहती है मेरा अफेयर तो किसी के साथ नहीं चल रहा है। वो कहता है ठीक है मुझे तुम पे ट्रस्ट है, और वो उसके सर के ऊपर कुछ ऐसा करता है। एंड यहाँ शी वॉज लाइक ऐसा अभी तक किसी ने मेरे साथ नहीं किया, तुम कैसे कर सकते हो। वो अपने घर पे खड़े होकर भी यही चीज़ सोच रहे होते हैं कि उसके पास चीफ आते हैं। वो कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना। तो कहते हैं यार तुमने मुझे डरा दिया। अब उसके चीफ कहते हैं कि देखो तुमने अपनी लाइफ में आए हुए तुम्हें बस 2 दिन हुए हैं और 2 दिन के अंदर तुमने एक कार चुरा लिया, पुलिस स्टेशन चलेगी, बहुत सब कुछ मतलब डिवोर्स पेपर भी तुम्हें मिल गया, तुम क्या करोगे अपनी लाइफ में। यहाँ वो कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, लेकिन तुम्हें अपने जो हस्बैंड है कैंग के उसके साथ तुम्हें अच्छे रिलेशन रखने होंगे, क्योंकि ये बॉडी तुम्हारे नहीं, ये बॉडी कैंग की है। एंड यहाँ वो नीचे आती है और कहती है ठीक है मैं ये कपड़े वापस कर दूँगी। तो उसका हस्बैंड कहता है नहीं मैं नहीं चाहता कोई मेरी वाइफ को आंटी वगैरह बोले, ठीक है, जिससे वो दोनों खुश हो जाते हैं।
हम नेक्स्ट डे हमारे यौन वो छुपके छुपके आंटी लोगों की बातें सुन रहे होते ताकि वो केस के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सकें, वही मतलब डेवलपमेंट कंपनी मतलब कॉलोनी को खाली करवाने वाले केस में। और यहाँ वो अपने चीफ को कॉल करके बोलती है, मतलब अपने उस कंस्ट्रक्शन साइट के चेयरमैन को, कि जो हमारी जो गैंग है लॉयर, क्योंकि फ़िलहाल अब जबकि उसकी बॉडी में ही यौन वो नहीं है अपनी बॉडी में, तो उसकी बॉडी कोमा में होती है। वो कहती है जो कोमा में हमारे लॉयर है, मैं उनकी असिस्टेंट बोल रही हूँ। एंड उससे सफराना ढिमकाना करके केस की डिटेल निकलवा लेती है। जहाँ केस के ऊपर काम करते करते उससे गैंग की बनाई नोटबुक मिलती है जिसमें काफ़ी सारे खर्चे वगैरह लिखे होते हैं। वो समझ सकती है कि यार इस बंदी ने कितनी मेहनत करी अपने घर को चलाने के लिए। यहाँ हारू आता है जिससे अगेन हमारी यौन वो स्कूल से पिकअप करना भूल चुकी होती है। यहाँ वो कहता है कि मुझे जो है आंटी लेके आई हैं, एंड कहता है आंटी ने आपको कुछ कहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती हैं, कितनी बेवकूफ़ ना हो तुम, बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल हो। और कहता है यहीं पे ये मैसेज ख़त्म हो जाता है। यहाँ वो अगेन यौन वो को विटामिन देता है, देन वो फिर से खा लेते हैं। अब वान आके के कहता है कि हमारा ना कल है ऑफिस की मीटिंग, तो तुम्हें मेरे साथ चलना है। जहाँ यौन वो कहती है मैं नहीं जा सकती। अब बेचारा उदास हो जाता है, तो उसको उदास देख के यौन वो कहते हैं ठीक है मैं चलूँगी। फिर वो खुश हो जाता है। अरे हाय स्माइल देखो, लौंडे की स्माइल देखो। अब नेक्स्ट डे वो अपनी पार्टी में कर रहा होता है यौन वो का वेट, जहाँ यौन वो आती है बिल्कुल टिप टॉप मॉडर्न बन के, क्योंकि जो भी उसने खरीदे होते हैं कपड़े अपने वीवीआईपी कार्ड से वो तो उसके पास ही होता है, जिसे देख के वो बिल्कुल यकीन नहीं कर पाता कि भाई ये मेरी वाइफ है कि किसी और की। यहाँ पे वान के जो बॉस होते हैं वो अपने बॉस से कुछ बात कर रहे होता है, जिनके बीच में वान अपना रखता है प्रपोजल कि हमें ये काम करना चाहिए, पर उसकी बात काटते हुए उसके बॉस कुछ और बात करने लगते हैं। एंड यहाँ ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। या डिनर के बीच में अब जबकि उसके हस्बैंड की उसके बॉस ने बेइज्जती करी होती है उसकी बात ना सुनने के बाद, तो वो उसके बीच में उसके सबसे बड़े बॉस से बात करते हैं कि मेरे हस्बैंड ने ये प्रपोजल रखा था और ये काफ़ी अच्छा था, उस पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हम देख लेंगे, वो कहते हैं देख लेंगे नहीं अभी देखना है, और वो डरा देती है। अब उसका हस्बैंड वॉज लाइक बहुत हुआ आज के लिए, बहुत हो गया, चलो बाहर चलते हैं, तो वो नहीं मानती। बाहर आने के बाद वो काफ़ी सुनाता है यौन को, यार तुमने क्या कर दिया, ऐसी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहती है कि यार तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए ना, मैंने तुम्हारी हेल्प करी, तुम्हारे प्रपोजल में तुम्हारा साथ दिया। वो कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना था तो तुम मुझे यहाँ लेके क्यों आए। वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम एक जगह तुम किसी महंगी जगह महंगा सा खाना खाओ, या इतने महंगे बॉस आते हैं। वो कहते हैं अपनी वाइफ को भाई संभाल के रखो, बहुत ज़्यादा बोलने लगी है ये। अब वो अपने बॉस से सॉरी वॉरी बोल के वहाँ से जाने लगता है। उसका बॉस कहता है हाँ हाँ वाइफ भी बिच और ये भी बिच। अब अपनी वाइफ की बेइज्जती सुनने के बाद यौन वो आता है पीछे, एंड वो आने के बाद अपने बॉस को एक धक्का मतलब एक पंच मारता है। एंड इसकी ये सब देख के यौन वो हो जाते हैं शॉक कि मेरे मतलब कैंग के हस्बैंड को अपनी वाइफ की इतनी फिक्र है। इसी के साथ ये पार्ट हमारा यहीं खत्म।